हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मनी इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। हमने लास्ट क्लास में कवर किया था रोल ऑफ मनी इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं कि भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी में मनी के क्या क्या रोल होते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कही है कि जो रोल ऑफ मनी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो पूरी तरीके से डिफरेंट है या डिस्टिंक्ट है रोल ऑफ मनी इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट सिस्टम में जहां मींस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरी तरीके से ओन और कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पे मनी कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन्होंने कहा कि मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये पूरी तरीके से फैसिलिटेट्स करता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। ठीक है, कोई भी खरीद रहा है या बेच रहा है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मनी काम करता है। पीपल जो लोग हैं, जनरल पब्लिक है, उनके पास जो भी पैसा है वो उस पैसे का इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज को अक्वायर कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। और बिजनेस कैन यूज इट टू परचेज इनपुट फॉर प्रोडक्शन। जो बिजनेस है वो पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी उनको गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है उसका इनपुट खरीदने के लिए। आगे कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट में स्टोर ऑफ वैल्यू। सोशलिस्ट सिस्टम या सोशलिस्ट इकोनॉमी में मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी यूज किया जाता है। मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो बिजनेस कर सके, पैसे को सेव कर सके या एक्यूमुलेट कर सके, इकट्ठा कर सके ताकि भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, इट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू सेव एंड एक्यूमुलेट वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। ये एक इंडिविजुअल या बिजनेस को पैसा सेव करने में भी मदद कर रहा है, एकत्रित करने में भी मदद कर रहा है और भविष्य में इस्तेमाल करने में भी मदद कर रहा है। आप मनी को होल्ड करके, बाय होल्डिंग मनी पीपल कैन डेफर। डेफर का मतलब फ्यूचरिस्टिक, आप बाद में भी कोई चीज खरीद सकते हो। डेफर देयर कंजम्पशन एंड रिटेन परचेजिंग पावर ओवर टाइम। आपके पास अभी अगर जो भी पैसा है आपने अभी खर्च कर दिया तो आपने उसकी परचेजिंग पावर अभी यूज कर ली, लेकिन अगर आपने उसको बचा करके भविष्य के लिए रखा तो आप फ्यूचर में उसकी परचेजिंग पावर को यूज करेंगे, तो आपने उसकी परचेजिंग पावर को स्टोर करके रख लिया। तो दिस इज कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। थर्ड में कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ अकाउंट। इन्होंने कहा कि जो मनी है एक्ट एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट। भाई हर देश की खुद की करेंसी होती है और वो यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे काम करता है। जैसे इंडिया में रुपीज है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीस है, नेपाल में नेपाली रुपया है, बांग्लादेश में बांग्लादेश का टका है। ठीक है, अमेरिका में यूएस डॉलर है, ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग है। तो उसी को हम यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं। मनी एक बहुत ही बड़ा टर्म है जिसका एक पार्ट उसका करेंसी होता है, यानी यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं। तो इंडिया में अकाउंटिंग रुपीस में किया जाता है। इन्होंने बोला कि मनी एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्ड मेजर फॉर प्राइसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक स्टैंडर्ड मेजर बनकर के आता है जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्राइस कर सकते हैं, मतलब उसकी कीमत को निर्धारित कर सकते हैं। इट अलाउज फॉर कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक कैलकुलेशंस एंड प्लानिंग। भैया आपको टैक्स भरना है, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, किस में आप करिएगा, या दो अलग अलग चीजों की प्राइसेस का आपको कंपैरिजन करना है, किस में कीजिएगा, यूनिट ऑफ अकाउंट में कीजिएगा। तो मनी उसमें आपकी पूरी की पूरी हेल्प करता है। आगे उन्होंने कहा कि कुछ इकोनॉमिस्ट थे, कुछ थिंकर्स थे, सोशलिस्ट थिंकर्स थे जैसे कार्ल मार्क्स। उन्होंने इनिशियली ये बोला था कि पैसा नहीं होना चाहिए। एबोलिशन ऑफ मनी की थ्योरी उन्होंने दी थी कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस में पैसा जो है वो लंबे समय तक सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसके बाद सोवियत यूनियन ने बहुत लंबे समय तक ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने मनी को एलिमिनेट कर लिया। ठीक है, उन्होंने पैसे के बिना, जैसे बार्टर एक्सचेंज होता था वैसे बहुत समय तक वो अपने यहाँ चलाया, लेकिन वो फेल हो गया। बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने वापस री इंट्रोड्यूस किया क्योंकि बार्टर ट्रांजैक्शन की बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज उन्होंने वापस फेस की और वापस उन्होंने मनी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। इन्होंने कहा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में मनी रिटेन्स इट्स फंडामेंटल फंक्शंस एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ यूनिट ऑफ अकाउंट। तो सोशलिस्ट सिस्टम या सोशलिस्ट इकोनॉमी में मनी अपना फंडामेंटल फंक्शन पूरी तरीके से परफॉर्म करता है, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया और यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया। लेकिन इसका रोल और रेगुलेशन डिटरमाइन सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है।
जो पूरी तरीके से प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करती है इकोनॉमी के अंदर। आगे इन्होंने कहा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो प्राइस मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से डिफरेंटली फंक्शन करता है एज कंपेयर टू फ्री मार्केट इकोनॉमी। जैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म काम करता है, उससे पूरी तरीके से डिफरेंट वे में सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, आपके देश की जो सरकार होती है सेंट्रलिस्ट सिस्टम की, वो प्लान करती है, कैलकुलेट करती है कॉस्ट यानी लागत, प्रॉफिट मतलब मुनाफा, और प्राइस मतलब कीमतें, अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को सेट किया है ओवरऑल प्लान में। ओवरऑल प्लान जैसे कि आप जानते हैं 5 ईयर प्लान, इंडिया में नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था जो 5 ईयर प्लान बनाता था, और ये प्लानिंग कमीशन सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है जो हर एक चीज को सोसाइटी के वेलफेयर के हिसाब से लेकर के चलती थी, उसी हिसाब से कॉस्ट, प्रॉफिट और प्राइसेस को सेट करती थी ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को अचीव कर सके। इसका मतलब इन्होंने आगे ये कहा कि जो प्राइस मैकेनिज्म है उसका बहुत ही कम या लिमिटेड रेलेवेंस है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है टेक्स ऑन द रोल दैट द मार्केट वुड प्ले इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, वो इस हिसाब से रोल लेती है कि जो मार्केट है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरह काम करेगा, और वो डिसाइड करते हैं कि क्या गुड्स या सर्विसेज हम प्रोड्यूस करें बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज सेट बाय द अथॉरिटी। ठीक है, जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज के आर ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द प्लानिंग अथॉरिटी रिफ्लेक्टिंग द प्रेफरेंसेस ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। तो क्या चीज किस रेट में मिलनी चाहिए, किस प्राइस पॉइंट में मिलना चाहिए, ये भी तय करती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सोसाइटी के वेलफेयर को लेकर के चलती है और उसी हिसाब से सेट करती है। आगे कहा जा रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस होता है, as they only select from the commodities that the planners have decided to produce and offer। देखिए इंडिया में तो ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो भाई मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं, पब्लिक कंपनीज भी काम कर रही हैं। आपको पब्लिक कंपनी का कोई सामान नहीं समझ में आ रहा, प्राइवेट से ले लीजिए। पहले बीएसएनएल होता था, ठीक है, बीएसएनएल होता था, लेकिन अब रिलायंस जियो आ गया है तो लोग जियो पे जा रहे हैं क्योंकि सस्ता भी है और सर्विसेज भी अच्छी हैं। तो इंडिया में तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन अगर आप चाइना चले जाइएगा तो वहाँ ज्यादातर आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी है। रशिया में भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है कि गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स में एक हिसाब से अपनी ही चीजें देनी शुरू की है कि आपको यही, जैसे इंडिया में रेलवे का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है, तो आपकी मजबूरी है कि भाई रेलवे में ही ट्रैवल करना है, तो वो तो सरकारी ही हुआ ना एक हिसाब से। आगे इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है ऑल्सो एड्रेसेस द प्रॉब्लम टू हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना है ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करती है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। वो कुछ रूल्स बनाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो आउटपुट लेवल को भी डिटरमाइन करती है कि इतना आपको आउटपुट देना है। अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करके, एलोकेट का मतलब डिविजन, जो भी आपके पास रिसोर्सेज एंड लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी आपके पास है उसको इस हिसाब से डिवाइड करके इतना आउटपुट आपको देना है, इतना प्रोडक्शन करना है, इतना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको इस्तेमाल करना है, और इस प्राइस पॉइंट पे आपको देना है। तो ये सब सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी तय करती है, किसमें, आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी में। जो प्लांट मैनेजर्स होते हैं उन्हें गाइड किया जाता है कि कैसे मिनिमाइज एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट की, अपनी जो एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है एपीसी हो जिसे हम कहते हैं, कि पर यूनिट की जो लागत है वो कम से कम कैसे की जा सकती है, वो प्लांट मैनेजर्स को सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी गाइड करता है। और टू चूज एन आउटपुट स्केल दैट इक्वलाइजेस मार्जिनल कॉस्ट विथ प्राइस। आगे इन्होंने कहा कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, मशीन्स है और बाकी के जो इनपुट्स हैं आर सोल्ड एट प्राइसेस इक्वल टू देयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ही सस्ते में दिया जाता है ताकि आप सस्ते में खरीद करके सस्ते में बेच सकें। अगर कोई कमोडिटी का प्राइस एवरेज कॉस्ट के ऊपर है तो प्लांट मैनेजर प्रॉफिट अर्न करेगा, लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री, जिससे इंडस्ट्री बढ़ेगी। लेकिन अगर प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से नीचे है तो मैनेजर को हो रहा है लॉस, जिससे प्रोडक्शन में कमी आएगी। इस प्रोसेस से ट्रायल और एरर, एक प्रोसेस है ट्रायल और एरर, जहां पे इक्विलिब्रियम इवेंचुअली आप रीच करते हो, जहां पे आप ट्राई करके देखते हो कि चीजें सही जा रही है तो वेरी गुड, नहीं तो कुछ एरर आ रहा है तो उस एरर को आप रेक्टिफाई करते हो, ठीक करने की कोशिश करते हो, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स जो भी जरूरी है प्राइस में उसके हिसाब से। जो भी डिसीजन लिया जाता है प्रोडक्शन मैनेजर द्वारा और इंडिविजुअल्स एज अ कंज्यूमर द्वारा या लेबर सप्लायर द्वारा, वो इन प्राइसेस के बेसिस के ऊपर ही होता है। ठीक है, द क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड फॉर ईच कमोडिटी
is determined by these decisions. If there is mismatch between the quantity demanded and supplied, the price of the commodity is adjusted accordingly. ठीक है। आगे कहा गया है सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आती है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे, ये जो प्रॉब्लम है उसे जो स्टेट है वो सॉल्व करता है, मतलब उस देश की जो गवर्नमेंट है वो सॉर्ट आउट करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जनरली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है, वो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव नहीं होता है, सोशल वेलफेयर मोटिव होता है। तो किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, ये जो प्रॉब्लम है ये उस देश की सरकार सॉर्ट आउट करती है। जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, कंसिडर करती है सोशल प्रेफरेंसेस बाय डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, prioritizing the production of goods and services needed by the majority of people over लग्जरी आइटम्स। तो लग्जरी आइटम्स जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं उसको छोड़ करके प्रियोरिटाइज किया जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को क्या चीज चाहिए। ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो लोगों की पूरी हो जानी चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज आर सोल्ड एट अ फिक्स प्राइसेस थ्रू गवर्नमेंट स्टोर्स as goods are produced based on anticipated demand। ठीक है, पहले से एक निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई इस बार इतनी डिमांड होनी चाहिए, उस हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। और एन इंक्रीज इन डिमांड में लीड टू शॉर्टेज एंड द नीड फॉर रैशनिंग। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ गया तो शॉर्टेज पड़ जाएगा, मतलब एक हिसाब से कमी आ जाएगी चीजों की, स्केर्सिटी आ जाएगी, तो वहां पे रैशनिंग की जरूरत है। अगली बार सरकार वापस प्लान करके थोड़े बड़े लेवल पे बनाएगी। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑटोमेटिकली एड्रेस करता है सोशलिस्टिक सोसाइटी, बिकॉज जितने भी रिसोर्सेस होते हैं वो स्टेट द्वारा ओन किए जाते हैं, उनके रिवॉर्ड फिक्स किए जाते हैं सरकार द्वारा और उसे पे किया जाता है। आगे कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सरप्लस है इंटेंशनली क्रिएटेड एंड यूटिलाइज फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, अगर लास्ट में इसको कंक्लूड किया जाए, समरी बोला जाए, कंक्लूजन बोला जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पे जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है वो तय करती है और कंट्रोल करती है प्राइस मैकेनिज्म को, और डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, सब सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी प्राइस मैकेनिज्म द्वारा तय करती है। प्राइसेस जो है वो फिक्स किए जाते हैं अथॉरिटी द्वारा, रिफ्लेक्टिंग सोशल प्रेफरेंसेस, सोसाइटी के प्रेफरेंसेस पे वो रिफ्लेक्ट करता है। इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो प्राइसेस के ऊपर तय किया जाता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट द्वारा मैनेज किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। इकोनॉमिक सरप्लसेस आर यूटिलाइज्ड फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कैपिटल एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब एकत्रित करना होता है, इकट्ठा करना होता है। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल का मतलब हिंदी में पूंजी होता है, और इंग्लिश में हम कह सकते हैं द सम ऑफ मनी व्हिच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे मनी का जो रोल है वो मनी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है कैपिटल एक्यूमुलेशन इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी और नेसेसरी मोबिलिटी आपके कैपिटल के को एक्यूमुलेट करने के लिए, और एक्यूमुलेट करने के बाद भी वो लिक्विडिटी और मोबिलिटी प्रदान करता है, जो कि आपका पहले बार्टर एक्सचेंज में नहीं पॉसिबल था। इट इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ फंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। ठीक है, आगे कह रहे हैं सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो सिमिलर होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। इसमें टर्नओवर टैक्सेस आता है, प्लान प्रॉफिट आता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस का एमोर्टाइज्ड कोटाज आता है, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आता है, ऑल एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये सारे के सारे फंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अक्यूमुलेशन के लिए।